कैथरीन वॉल्टर्स का जन्म 13 जून 1839 को टॉक्सेथ, लिवरपूल में हुआ था। उनकी मां मैरी एन फॉलर की मृत्यु 1843 में प्रसव के समय हुई थी और उनके पिता एडवर्ड वॉल्टर्स कैथरीन व अन्य बच्चों की परवरिश के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने लिवरपूल में कस्टम्स अधिकारी के रूप में काम किया, फिर चेशायर में सराय के मालिक बने। अपने पिता के परिवार का पालन पोषण करने के प्रयासों के बावजूद कैथरीन का पालन पोषण काफी गरीब था। लिवरपूल औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था। शहर गंदा था और बीमारियों से भरा हुआ था। हवा में जहरीली गैसें भरी रहती थीं और कैथरीन और उनका परिवार अक्सर कुपोषित रहते थे। और तो और उनके पिता शराबी थे। कैथरीन के शुरुआती जीवन की जानकारी कम है क्योंकि उनकी कोई आत्मकथा नहीं है और उन्होंने इसे निजी रखा। कहा जाता है कि मां की मृत्यु के कुछ साल बाद उन्हें कॉन्वेंट स्कूल भेजा गया। हालांकि उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं था और आखिरकार वो वहां से भाग गईं। किशोरी रहते हुए उन्हें पहली नौकरी ब्लैक जैक टैवर्न नामक बॉलिंग एली में मिली। उनकी नौकरी साधारण थी। उन्हें हर स्किटल्स गेम से पहले पिन्स सेट करने होते थे। स्किटल्स एक पुराना यूरोपीय लॉन गेम है जो बाद में बॉलिंग में बदल गया। वहां काम करने से उनका उपनाम स्किटल्स पड़ा और वे इसी नाम से मशहूर हुईं। इसके बाद उन्हें एक अस्तबल में काम मिल गया और यहां उन्होंने घुड़सवारी के साथ साथ कई अन्य अश्वकौशल भी सीख लिए। उन्हें पसंदीदा नौकरी मिली, लेकिन वेतन कम था और लिवरपूल में जीवन की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। लिवरपूल में जिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, उसके बावजूद वे वहां से निकलने में सफल रहीं। किशोरावस्था में उन्होंने लॉर्ड फिट्जविलियम से मुलाकात की, जो उनकी खूबसूरती से प्रभावित हुए। 16 साल की उम्र में वो लॉर्ड फिट्जविलियम के साथ लंदन गईं और 2 साल तक उनकी रखैल रहीं। जब उनका रिश्ता खत्म हुआ तो लॉर्ड फिट्जविलियम ने उन्हें उदारता से 2000 पाउंड और 300 पाउंड की वार्षिक पेंशन दी। उस दौर की अन्य गणिकाओं के विपरीत कैथरीन ने अपने प्रेमियों को उजागर नहीं किया। कैथरीन की वफादारी उसके लिए फायदेमंद रही क्योंकि उसके भावी प्रेमी जानते थे कि वे उस पर भरोसा कर सकते थे। इसके अलावा उदार वार्षिक पेंशनें तो बस एक अतिरिक्त सुविधा थी अगर कभी उसे प्रलोभन हो भी जाए। कैथरीन को शास्त्रीय सुंदरता की धनी बताया गया था। उसकी आंखें स्लेटी नीली, बाल भूरे और कमर सिर्फ 18 इंच थी। हालांकि उसकी खूबसूरती ही नहीं थी जो उसे गणिकाओं से अलग बनाती थी। उसका स्वभाव बहुत अलग था क्योंकि वह प्यार करने वाली, देखभाल करने वाली और अनोखी थी। वो हमेशा जैसी थी, कभी खुद को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करती थी। हेनरी लेबुशर ने कैथरीन के बारे में यह कहा, उसका दिल सबसे बड़ा था जितना मैंने देखा और शायद वो इतिहास की इकलौती वेश्या थी जिसका दिल सलामत रहा। सन 1858 में जब कैथरीन 19 साल की थी, वो स्पेंसर कॉम्पिटन कैवेंडिश की उपपत्नी बन गई, जिन्हें मार्क्वेस हार्टिंगटन के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर वह डेवोनशायर के 8वें ड्यूक बने। मार्क्वेस हार्टिंगटन कैथरीन से बहुत आकर्षित थे और उनका अच्छा व्यवहार किया। कैथरीन हार्टिंगटन को अक्सर अपने घोड़ों के प्रेम और सवारी की इच्छा के बारे में बताती थीं, जैसे उन्होंने कुछ साल पहले अस्तबल में काम करते हुए किया था। ये विषय वे अक्सर चर्चा करते थे क्योंकि हार्टिंगटन को घुड़दौड़ में गहरी रुचि थी। इसके जवाब में हार्टिंगटन ने उन्हें पार्क स्ट्रीट मेफेयर में एक शानदार टाउन हाउस खरीदा जिसमें काफी जमीन थी। साथ ही थॉरब्रेड्स नस्ल के घोड़ों का अस्तबल भी था जो महंगे घोड़े माने जाते हैं और प्रतियोगी दौड़ों में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जब उनके अफेयर की कहानियां और चर्चाएं शांत हो गईं, तो हार्टिंगटन ने उन्हें हर साल 500 पाउंड की पेंशन भी देना शुरू कर दिया। कैथरीन को कई वर्षों तक वार्षिक पेंशन मिलती रही। 1809 में ड्यूक की मृत्यु के बाद भी कैवेंडिश परिवार भुगतान करता रहा। अगले कुछ सालों तक वो घोड़ों के साथ समय बिताकर घुड़सवारी में माहिर होती गईं। इसके साथ ही वह यह भी सुनिश्चित करती थीं कि वह हमेशा सुरुचिपूर्ण कपड़े पहने और अपने लिए हाथ से सिले हुए घुड़सवारी के कपड़े बनवाती थीं। इसे फिट करने के लिए वह लकड़ी के घोड़े पर बैठती थीं और उनकी नाप ली जाती थी। 1860 के दशक में
कैथरीन को हाइड पार्क में अक्सर घुड़सवारी करते देखा जाता था। हालांकि बाद में उन्हें एक प्रसिद्ध वेश्या के रूप में याद किया गया, लेकिन वह एक कुशल घुड़सवार के रूप में भी उतनी ही प्रसिद्ध थीं और अपने समय की सबसे आकर्षक घुड़सवार महिला मानी जाती थीं। वो इतनी मशहूर थीं कि कई लोग सिर्फ उन्हें घुड़सवारी करते देखने हाइड पार्क की रॉटिंग रो आते थे। कई लोग उनकी खूबसूरती, घुड़सवारी के हुनर और हेनरी पूल एंड कंपनी द्वारा बनाए गए उनके टाइट कपड़ों पर ललचा उठते थे, जिन्हें वो बिना अंडरवेयर पहनती थीं। उन बड़ी भीड़ में देखने वालों के बीच हमेशा उच्च वर्ग की महिलाओं के समूह भी होते थे। इन महिलाओं को उनसे जलन होने लगी और उन्होंने उनके एकदम फिट बैठने वाले घुड़सवारी के परिधान की कटिंग की नकल करना शुरू कर दिया। ये महिलाओं के घुड़सवारी के कपड़ों की ओर इशारा करता है। ये आमतौर पर एक सिलवाया हुआ जैकेट, लंबी स्कर्ट, सिलवाया हुआ शर्ट और एक टोपी से बना होता है। कैथरीन ने अपना लुक ऐसे कैरी किया कि लोग उन्हें राजकुमारी जैसी कहने लगे। जो लोग इसे अफोर्ड कर सकते थे, उन्होंने उनकी स्टाइल अपनाई और वो ट्रेंड सेटर बन गईं। दिन ब दिन उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। 1860 के दशक में कैथरीन की कविताएं लिखी गईं, गीत गाए गए और उनकी तस्वीरें भी बनवाई गईं। एडविन लैंसियर ने कैथरीन की पेंटिंग बनाई और उसे द प्रिटी हॉर्स ब्रेकर नाम दिया। इसे रॉयल अकेडमी में दिखाया गया था। सार्वजनिक रूप से घुड़सवारी करते समय उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए खुद को अनोनिमा कहा, लेकिन लगभग सभी जानते थे कि वो असल में कैथरीन वॉल्टर्स ही थी। जुलाई 1862 में टाइम्स को लिखे गए एक पत्र में बताया गया था कि वो कितनी लोकप्रिय थीं और उन्हें देखने के लिए कितनी भीड़ जमा हो जाती थी। उम्मीदें अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं। एक सुंदर महिला बेहतरीन नस्ल के टट्टुओं द्वारा खींची बग्घी में तेजी से जाती हैं, जिनका गठन और चाल दोनों ही अद्भुत हैं। ड्राइवर ने वह पोर्क पाई हैट पहन रखी है जिसे अनोनिमा ने शुरू किया था, लेकिन अफसोस उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि वो अनोनिमा नहीं है। वो सिर्फ डचेस ऑफ ए, मार्चियोनेस ऑफ बी, काउंटेस ऑफ सी या अनोनिमा की कई नकल करने वालों में से कोई और है। भीड़ निराश होकर फिर से बैठ जाती है और इंतजार करती है। एक और टट्टू गाड़ी आती है, फिर एक और नतीजा वही निराशाजनक रहता है। आखिरकार उनके धैर्य का फल मिलता है। एनोनिमा और उसके टट्टू नजर आते हैं, भीड़ संतुष्ट हो जाती है। वो भीड़ में कुशलता से बेखबर सी अदा के साथ निकलती है और सैकड़ों लोग उसकी प्रशंसा या ईर्ष्या करते हुए टिप्पणी करते हैं। वह अपने टट्टुओं को रोकती है ताकि एक परिचित से बात कर सके और उसकी बग्घी तुरंत भीड़ से घिर जाती है। वह मुड़ती है और फिर से एप्सली हाउस की ओर गाड़ी चलाती है और फिर वहां से अज्ञात दुनिया में चली जाती है, कोई नहीं जानता कहां। उसकी नई मिली प्रसिद्धि हार्टिंगटन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही थी, क्योंकि ये उसके एक राजनेता के रूप में करियर के लिए बाधा बन सकती थी। दोनों एक दूसरे की परवाह करते थे। फिर भी हार्टिंगटन ने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। इस तरह उनका संबंध 1862 में समाप्त हो गया। फिर भी उनके साथ बिताया समय कैथरीन के लिए आने वाले वर्षों में बहुत लाभकारी रहा। हार्टिंगटन ने न केवल उसके लिए संपत्तियां खरीदी और उसे पैसे दिए, बल्कि उसने उसे दर्जी हेनरी पूल एंड कंपनी से भी मिलवाया, जिनके साथ वो आने वाले कई वर्षों तक व्यापार करेगी। और उसने एक शिक्षक भी रखा ताकि वह एक शिक्षित महिला बन सके। हार्टिंगटन के साथ संबंध खत्म होने के बाद वह काफी दुखी हो गई, लेकिन उसने जल्दी ही आगे बढ़ते हुए न्यूयॉर्क में ऑब्रे डी वेयर बोकलर के साथ एक अल्पकालिक संबंध बना लिया। फिर 1863 में वो पेरिस चली गईं और वहां उसके कई अलग अलग प्रेमी रहे। इनमें वित्त मंत्री आशी फोल्ड, राजनयिक और कवि विल्फ्रिड स्क्यूइन ब्लंट और सम्राट नेपोलियन तृतीय शामिल थे। पेरिस में वो अपनी बग्घी चलाने के लिए मशहूर थीं, जिसे 2 थारोब्रेड घोड़े खींचते थे और वो बॉइस दे बुलोन पार्क से गुजरती थीं। अक्सर उनके साथ 2 साइस रहते थे जो घोड़ों की देखभाल करते थे। तीनों हमेशा आकर्षक सिलवाए हुए कपड़े पहनते थे। ब्लंट उनके प्रति मोहित थे और अपनी जिंदगी भर ऐसे ही रहे।
ये संबंध तब समाप्त हुआ जब लॉर्ड क्रॉली, जो ब्लंट की मंगेतर के पिता और फ्रांस में राजदूत भी थे, को इस बारे में पता चला। उन्होंने ब्लंट को तुरंत इंग्लैंड भेजकर उनसे इस्तीफा ले लिया। ब्लंट ने शादी की और परिवार बसाया, लेकिन कैथरीन के लिए उनका प्यार बरकरार था। 1890 के दशक के अंत में ब्लंट ने कैथरीन को समर्पित कविता एस्थर लिखी। इसी समय के आसपास वे एक दूसरे को पत्र लिखने लगे। वे दोस्त बन गए और कैथरीन की मृत्यु तक दोस्त बने रहे। 1870 में फ्रांको प्रशियन युद्ध शुरू होने के साथ ही कैथरीन वापस लंदन के अपने मेफियर वाले घर में आ गईं और यहीं उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी बिताई। उन्होंने घुड़सवारी के अपने शौक को जारी रखा और रविवार को दोपहर की चाय पार्टी आयोजित करती थीं, जिसमें पूरे लंदन के प्रभावशाली पुरुष शामिल होते थे। ऐसे ही एक व्यक्ति जो अक्सर मदद करते थे, वे सांसद और भविष्य के प्रधानमंत्री विलियम ग्लैडस्टोन थे। हालांकि इस महान बुजुर्ग राजनेता के उनके ग्राहकों में से एक होने की संभावना कम थी। इसी समय के आसपास उनकी मुलाकात अपने सबसे प्रसिद्ध प्रेमी वेल्स के राजकुमार, जो बाद में राजा एडवर्ड सप्तम बने, से हुई। उस समय प्रिंस लगभग 35 वर्ष के थे और कैथरीन से 2 साल छोटे थे। कई प्रेमियों की तरह प्रिंस भी जल्दी कैथरीन के प्यार में पड़ गए। सालों तक उन्होंने कैथरीन को उदार भत्ता दिया, अपने निजी चिकित्सक की सुविधा दी और उसे 300 से अधिक प्रेम पत्र भेजे। रिश्ता खत्म होने पर प्रिंस ने प्रेम पत्र लौटाने को कहा। कैथरीन ने बिना कोई सवाल किए ऐसा ही किया। 1880 के दशक में वो अलेक्जेंडर होराशियो बेली के साथ एक गंभीर रिश्ते में आ गईं। वो कभी कानूनी रूप से शादीशुदा नहीं थीं, फिर भी कुछ समय तक मिसेस बेली कहलाती थीं। अपने पिछले रिश्तों की तरह ये भी खत्म हो गया। गणिका के रूप में अपने पूरे जीवन में उनकी सुंदरता, वफादारी और विवेकशीलता ने कई पुरुषों को उनसे प्यार करने पर मजबूर किया। बेशक उनके अमीर और महत्वपूर्ण पुरुषों से जुड़े होने की अफवाहें थीं, लेकिन कैथरीन ने इन्हें कभी ना तो स्वीकारा ना खंडन किया। यही बात उन्हें अन्य गणिकाओं से अलग बनाती थी, जिससे वो बेहद पसंद की जाने वाली संगिनी बन गई थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने वित्तीय मामलों को भी अच्छी तरह संभाला और कभी कंगाल नहीं हुईं, जो उस समय की कई गणिकाओं के लिए आम बात थी। उनका करियर लंबा और सफल रहा। 1890 के दशक में लगभग 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाज की एक संपन्न महिला के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। संन्यास लेने के बाद वो जेराल्ड डी सोमर्स के साथ जुड़ गईं। वे 1879 में पहली बार मिले। तब वह 40 साल की थीं और जेराल्ड 16 साल के थे। एक दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद वे प्रेमी बन गए। उनका साथ केवल कुछ वर्षों तक ही रहा, लेकिन वे कैथरीन की मृत्यु तक अच्छे दोस्त बने रहे। वह 5 अगस्त 1920 को अपने मेफेयर स्थित घर में मस्तिष्क रक्तस्राव के कारण चल बसीं। बिना संतान के उन्होंने मेफेयर का घर अपने पूर्व प्रेमी और मित्र जेराल्ड को दिया। कहा जाता है कि उनके पास इंग्लैंड और फ्रांस में भी होटल थे, लेकिन यह साफ नहीं है कि उनका क्या हुआ। कैथरीन वॉल्टर्स को वेस्ट ससेक्स के क्रॉली में एक मठ के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कैथरीन वॉल्टर्स ने कोई संस्मरण या डायरी नहीं छोड़ी थी। यह उनकी अच्छी प्रकृति का प्रमाण है, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद किसी ग्राहक पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें उनके करिश्मे, ईमानदारी, वफादारी और प्रेम की क्षमता के लिए याद किया गया। कैथरीन वॉल्टर्स पर यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया एक कमेंट करें और लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद है कि सभी का नया साल बहुत अच्छा रहा होगा, और अगर आपके पास कोई सुझाव हैं तो कृपया मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर भेजें या एक कमेंट छोड़ें। मेरी तरफ से इतना ही। अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलेंगे। धन्यवाद।